हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे। तो चलिए अब हम अपना नया ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब सबसे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव का फ्लावरिंग प्लांट्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑलरेडी कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। सो प्लीज आप उस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो इस वीडियो को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर देखकर पढ़ें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये एंथर का डायग्राम बनाया है। अब हमने एंथर के बारे में टर्म पढ़ी थी कि एंथर जो है एंथर के डायलॉग स्ट्रक्चर होता है और उसके पास दो लोब्स होते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक लोब तो हमारा ये रहा और एक लोब हमारा ये रहा। अब यहाँ पर जो है हमने एंथर का डायग्राम बनाया हुआ है। अब इस एंथर के जो डायग्राम में एक बात नोटिस करने वाली ये है, ये जो एंथर का डायग्राम है ये बना हुआ है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले, यानी कि हम पढ़ेंगे एंथर की फॉर्मेशन और पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन। तो चलिए अब हम ये पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हमें पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करनी है और एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करनी है। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन। तो सबसे पहले न्यू एंथर जब आता है तो उसके पास एपिडर्मिस की लेयर होती है और कुछ इनिशियल सेल्स होती हैं। अब ये क्या है, उसके पास आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि एपिडर्मिस की बनी होती है, और साथ ही साथ छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हमने बेसिकली नाम दे दिया इनिशियल सेल्स। अब क्या होगा, जो इनिशियल सेल्स होंगे वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। दोबारा सुनिए, एंथर के पास एपिडर्मिस की लेयर होती है और कुछ इनिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वे जो इनिशियल सेल्स होंगे वे जब डिवाइड करना शुरू करेंगे तो तीन तो लेयर की फॉर्मेशन होगी और एक टिश्यू की फॉर्मेशन होगी। दोबारा सुनिए, जब एपिडर्मिस की लेयर और इनिशियल सेल हमारी डिवाइड करनी शुरू करेंगे तो तीन तो लेयर की फॉर्मेशन होगी और एक टिश्यू की फॉर्मेशन होगी। लेयर की पहली लेयर का तो नाम है एंडोथिकम, देन मिडिल लेयर और देन टेपिटम और फिर स्पोरोजीनियस टिश्यू। दोबारा सुनिए, जब इनिशियल सेल्स डिवाइड करेंगी तो तीन तो लेयर की फॉर्मेशन होगी और एक टिश्यू की फॉर्मेशन होगी। पहली लेयर का नाम है एंडोथिकम, देन मिडिल लेयर, देन टेपिटम। ये तीन तो हो गई हमारी लेयर, और चौथा हो गया टिश्यू जिसका नाम है स्पोरोजीनियस टिश्यू। तो चलिए अब हम इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, पहली लेयर ये रही, दूसरी लेयर ये रही, तीसरी लेयर ये रही और चौथी लेयर ये रही, जैसे कि हमने आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। और आप एक बात ध्यान रखिए, बीच में एक टिश्यू ये रहा जिसका नाम है स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास 4 स्पोरेंजियम होता है। इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, एक लेयर ये रही एपिडर्मिस की और कुछ इनिशियल सेल्स ये रही, दूसरी लेयर एपिडर्मिस की ये रही और कुछ इनिशियल सेल्स ये रही। ऐसे इस तरह करके 4 लेयर हैं और चारों जगह इनिशियल सेल्स प्रेजेंट है। तो जो स्पोरोजीनियस टिश्यू बनेंगे वे भी 4 स्पोरोजीनियस टिश्यू बनेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 4 स्पोरोजीनियस टिश्यू कहां से आए। 4 स्पोरोजीनियस टिश्यू एंथर बायलॉब स्ट्रक्चर होता है और एंथर डायलॉब स्ट्रक्चर होता है, और हर एक लोब में दो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी लेयर होती है और इनिशियल सेल्स प्रेजेंट होती है। इस वजह से एक लोब में 2 स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं। तो ओवरऑल कितने स्पोरोजीनियस टिश्यू हो गए? 4, क्योंकि हमारे पास लोब्स कितने हैं? 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट हमने बोला तो क्यों बोला, क्योंकि 4 स्पोरेंजियम टिश्यू होते हैं और कहां से आते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब तक हम एंडोथिकम, मिडिल लेयर, टेपिटम, स्पोरोजीनियस टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। अब मैं आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछना चाहूंगा कि एंथर के पास अब ओवरऑल कितनी लेयर हो गई? एंथर के पास अब ओवरऑल 4 लेयर होगी। कौन कौन सी? पहली लेयर तो हो गई हमारी एपिडर्मिस, दूसरी लेयर एंडोथिकम, तीसरी लेयर मिडिल लेयर एंड चौथी लेयर टेपिटम। दोबारा सुनिए, पहली लेयर एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथिकम, तीसरी मिडिल लेयर एंड चौथी टेपिटम। अब हमने एक का फंक्शन डिटेल में पढ़ना है
कि एपिडर्मिस का क्या होता है, मिडिल लेयर का क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू का क्या होता है, टेपेटम का क्या होता है। अब हमें वन स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपनी एपिडर्मिस के बारे में, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है। अब एक बात ध्यान रखना, एपिडर्मिस लेयर का बेसिकली फंक्शन एंथर को प्रोटेक्ट करना होता है इनिशियल स्टेज में, और जो अंदर फंक्शनिंग चल रही है उसको प्रिजर्व करना होता है एंथर का फंक्शन। तो चलिए, एपिडर्मिस का फंक्शन तो हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी नेक्स्ट लेयर, जिसका नाम है एंडोथीकम। अब एंडोथीकम जो लेयर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है पोलिनेशन में। अब देखिए कैसे। अब एंडोथीकम लेयर के पास यू शेप्ड थिकनिंग्स होती हैं। अब ये यू शेप्ड थिकनिंग्स होती क्या, एक बार ध्यान रखिए, एंडोथीकम लेयर जो होती है वो इस तरह की होती है, इस तरह की यू शेप की थिकनिंग्स होती है, और ये बहुत मोटी मोटी थिकनिंग्स होती है। और ये जो मोटी मोटी थिकनिंग्स होती हैं इस तरीके की, ये कैलॉक्स की बनी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, कि कौन सी लेयर के पास यू शेप थिकनिंग्स होती है, एंडोथीकम। किस चीज की बनी होती है, कैलॉक्स की। और उनका नेचर क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वे हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। अब इस हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर वर्ड का मतलब क्या है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर वर्ड का मतलब है वे पहले तो वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें वे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, लेकिन उसके बाद भी वे वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से फट जाती हैं। अब भाई कोई भी चीज है उसके वाटर एब्जॉर्ब करने के एक मैक्सिमम और मिनिमम टेंडेंसी होती है। मैक्सिमम टेंडेंसी के बाद अगर उसमें ज्यादा ही हम फील कर देंगे तो फट जाएगा। एग्जाम्पल बलून को हम अपने माउथ से या किसी भी पंप से फुलाते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो पूरी अच्छा बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा, लेकिन अगर हम उसमें ज्यादा हवा भरते हैं तो फट भी जाता है। इसी तरह से हमारी जो एंडोथीकम लेयर होती है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से। अब हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि उसके पास यू शेप थिकनिंग्स होती है कैलॉक्स की। इंटर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं तो आप ध्यान रखना। तो इसीलिए जैसे ही हमारी यू शेप थिकनिंग्स बर्स्ट होंगी तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंथर भी बर्स्ट हो जाएगा। अगर एंथर भी बर्स्ट होगा तो क्या हम ये कह सकते हैं पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। क्या पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डिहाइसेंस। दोबारा सुनिए, जब एंडोथीकम लेयर के पास यू शेप थिकनिंग्स होती है वे कैलॉक्स की बनी होती हैं। ये कैलॉक्स की बनी होती है क्योंकि, और वे हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती हैं। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब ये होता है पहले तो वे वाटर एब्जॉर्ब करेंगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें वे ज्यादा वाटर अपने अंदर नहीं हैंडल कर पाएंगी और वाटर मैक्सिमम वाटर होने की वजह से वे फट जाएंगी। जैसे ही वे फटेंगी तो एंथर भी फट जाएगा और वहां से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिहाइसेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बच्चे जो है डिहाइसेंस और पोलिनेशन में कंफ्यूज होते हैं। पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। बट डिहाइसेंस क्या है, रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। ये बात आप ध्यान रखना और इनमें डिफरेंस, इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल अपोजिट टर्म्स है पोलन ग्रेन। अब हमने एडवांटेजेस ऑफ पोलन ग्रेन में बेसिकली ये पढ़ना है, जो पोलन ग्रेन है वे न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, मतलब उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर वे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं तो इंग्लैंड ने एक टैबलेट इन्वेंट करी है जिसका नाम होता है बी पोलन। ये एक टैबलेट इन्वेंट करी है और वो जो टैबलेट होती है वो एथलीट के द्वारा ली जाती है और उस टैबलेट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये पोलन ग्रेन का एक फंक्शन जो है बेसिकली एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया हुआ है। इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन, तो आपको लर्न करना है। अब बेसिकली एनसीईआरटी ने वीट और राइस का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि वीट और राइस के जो पोलन ग्रेन है वो ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं हो पाते, लेकिन उनको जो है इतने सारे स्पीशीज हैं, इतने सारे अलग अलग वेराइटीज है, मैंगो और राइस की 16,000 50,000 वेराइटीज है हमारे पास। तो उनको प्रिजर्व कैसे करते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं पोलन बैंक में। अब वो कैसे प्रिजर्व करते हैं हम ये देखते हैं। अब जो राइस होते हैं, एग्जाम्पल लेके समझेंगे, वो लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर रहती है। उस टेम्परेचर पे जो पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है पोलन बैंक में, अलग अलग वेराइटीज के अलग अलग उसके। अब इसकी नीड क्या है, इसकी नीड ये है फॉर फ्यूचर जनरेशन या फॉर
एविडेंस या अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के समय मान लो बहुत ज्यादा हमें दिक्कतें हो गई, बहुत कम पॉपुलेशन बची, तो उस कम पॉपुलेशन को दोबारा स्टेबल कैसे करेंगे, हम वो करेंगे पोलन बैंक की हेल्प से। बेसिकली पोलन बैंक का ही फंक्शन यही होता है कि डिजास्टर की वजह से अगर कोई स्पीशीज खत्म हो गई है, उसके पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके हम उसको दोबारा यूज करके एक न्यू प्लांट दोबारा उगा सकें, या और इसी तरह से जैसे पोलन प्रिजर्व होता है वैसे वैसे हैन के, काऊ के एग भी प्रिजर्व किए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। अब पोलन बैंक में प्रिजर्व किए जाते हैं, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। तो चलिए आज हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। ये माना ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया। जब हम फीमेल एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, तो इतना ही बड़ा लेक्चर होगा। ये बेसिकली ये चैप्टर में बड़े बड़े लेक्चर्स होंगे, क्योंकि काफी बड़े बड़े इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट इसमें पूछे जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे हैं तो इन्हें शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स को। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी प्लेलिस्ट का लिंक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का भी लिंक आपके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी वेरिफिकेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन जरूर करें, और मेरी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जिसमें हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। ये अब हम सेकंड लेयर के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर जो होती है वो पैरेंकाइमेटस इन नेचर होती है। अब इसका मतलब क्या है? पैरेंकाइमेटस इन नेचर बेसिकली हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ग्रीन इन कलर होती है, और वे फोटोसिंथेसिस करते हैं। पैरेंकाइमेटस का बेसिकली मीनिंग यही होता है। अब पैरेंकाइमेटस इन नेचर है तो उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो ग्रीन इन कलर की होगी। एक बात बताओ, जब उसके पास ये सब चीज है तो क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगी? जी हाँ, वो फोटोसिंथेसिस करेगी। मिडिल लेयर जो है फोटोसिंथेसिस करेगी और वो फूड बनाएगी। तो यानी कि एक तरीके से वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। अब एक बात ध्यान रखना, जब मिडिल लेयर फूड बनाएगी तो वो न्यूट्रिशन किसे प्रोवाइड करेगी? वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी स्पोरोजीनियस टिश्यू को। स्पोरोजीनियस टिश्यू को ही क्यों प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि स्पोरोजीनियस टिश्यू ही आगे चलकर डिवाइड होंगे और पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करेंगे। तो अब तक हम लेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है कि कैसे स्पोरोजीनियस टिश्यू से पोलन निकलते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पोलन स्पोरोजीनियस टिश्यू के बारे में। तो गाइस चलिए अब हम अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में अब हम स्पोरोजीनियस टिश्यू से कैसे पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हुई है वो पढ़ने वाले हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए। अब एक वर्ड होता है जिसका नाम है पैलिडी। पैलिडी का मतलब होता है नेचर। नेचर का मतलब वो या तो हैप्लॉइड है, वो डेप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब n, डेप्लॉइड का मतलब 2n, ट्रिप्लॉइड का मतलब 3n। अब हम इस चैप्टर में 3n का केस भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो ये बेसिक कंसेप्ट है पता होने चाहिए, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़े थे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्पोरोजीनियस टिश्यू है जो कि डेप्लॉइड इन नेचर है। वो स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर काफी सारी सेल्स होंगी। भाई कोई भी एक टिश्यू है, वो टिश्यू किस चीज से बनता है? ग्रुप ऑफ सेल से बनता है, ये ऑलरेडी हमें पता है। तो स्पोरोजीनियस के टिश्यू के अंदर सेम टाइप्स की ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, और वे जो सेम टाइप्स की ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, हर एक सेल माइटोटिकली डिवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्पोरोजीनियस टिश्यू में 30 सेल्स है। ये एग्जाम्पल है, बहुत ही तो बहुत सारी है। 30 सेल्स है तो 30 सेल्स जो है 30 अलग अलग माइटोटिकली डिवाइड करेंगी, और एक सेल माइटोटिकली डिवाइड करने पर 4 सेल बनाती है। तो 30 सेल कितनी बनाएंगी? बताइए 30 सेल कितनी बनाएंगी? 120 सेल्स। इसी तरह से जो माइटोटिकली डिवाइड करेंगे तो वे एक सेल बनाएंगे जिसका नाम होगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब वे माइटोटिकली डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब नेचर क्या होगा? नेचर सेम रहेगा। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड का भी नेचर सेम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्पोरोजीनियस टिश्यू में 30 हमारी सेल्स है,
उन 30 सेल्स ने डिवाइड करा माइटोटिकली और एक सेल ने 4 बनाई, तो 30 इंटू 4 किया हमने, यानी कि 120 माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हुई। आई होप आप ये ध्यान रखना कि कैसे जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड कितने बने, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एग्जांपल देके आपको बताया था। नेचर है उसके अंदर कई सारी ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी, ये सारी की सारी सेल्स जो है माइटोटिकली डिवाइड करेंगी और माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन करेंगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारा स्पोरोजीनियस टिश्यू जिसके अंदर 30 सेल्स हैं। ये जो 30 सेल्स हैं ये माइटोटिकली डिवाइड करेंगी, जब ये माइटोटिकली डिवाइड करेंगी तो एक सेल 4 बनाएगी, एक सेल 4 सेल की फॉर्मेशन करेगी और टोटल कितनी सेल्स है 30 सेल्स, तो यानी कि 4 इंटू 30 ओवरऑल कितनी सेल्स बनी 120 सेल्स बनी और उन 120 सेल्स को हमने क्या नाम दिया माइक्रोस्पोर टेट्राड। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, each cell of sporogenous tissue capable to form a microspore tetrad, मतलब कि ये कंपलसरी है कि हर एक सेल ही माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगी। अब थोड़ा सा ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तरफ आ जाइए, क्या वहां फिक्स था कि हर एक सेल से स्पर्म या हर एक सेल से ओवम निकलेगा? नहीं, वहां फिक्स नहीं था। ह्यूमन बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ फिक्स है, हर एक सेल स्पोरोजीनियस टिश्यू की माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन करेगी। सॉरी, आप खुद इमेजिन करिए कि एक टिश्यू में कितनी मिलियंस ऑफ सेल्स होंगी और कितने मिलियंस ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन होगी। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं इस बात को। तो यानी कि जितने भी स्पोरोजीनियस टिश्यू में सेल्स होंगी वे 4 गुना माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगी। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो एक नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दोनों नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखना। पढ़ते हैं नोट को। ईच माइक्रोस्पोर टेट्राड इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 120 माइक्रोस्पोर टेट्राड बने, हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड को हमने पोलर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला। दोबारा सुनिए, हमने माइक्रोस्पोर टेट्राड का ही दूसरा नाम पोलर मदर सेल कर दिया और माइक्रोस्पोर मदर सेल कर दिया, PMC। यानी कि दोनों वर्ड सेम है, इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना, पोलर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक वर्ड है माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। और एक वर्ड है मेगास्पोर। मेगास्पोर का मतलब होता है बड़ा। तो एक बात ध्यान रखना, जहां भी माइक्रोस्पोर की बात होगी वहां होगी पोलन ग्रेन की बात, और जहां भी मेगास्पोर की बात होगी वहां होगी एम्ब्रियो सैक की बात। और अगर हम दोनों का डायग्राम देखें तो एक पोलन ग्रेन कितना छोटा सा होता है, लेकिन एक एम्ब्रियो सैक उसके मुकाबले बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए फीमेल के लिए मेगास्पोर यूज किया गया है और मेल के लिए माइक्रोस्पोर यूज किया गया है। तो देखिए, पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल बात एक ही है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म PMC ही रहेगी, शॉर्ट फॉर्म MMC नहीं होगी। MMC शॉर्ट फॉर्म नहीं होगी, शॉर्ट फॉर्म PMC ही होगी। भले उसका नाम पोलर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म PMC ही रहेगी। ये बात ध्यान रखना, चाहे पोलर हो चाहे माइक्रोस्पोर हो, मदर सेल उसके आगे लगेगा ही लगेगा। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ पे मदर सेल क्यों आया, जबकि ये तो मेल में है। अब हमें ये पता है जो हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स होते हैं उसमें मदर ही प्रोड्यूस करती है गैमेट्स को, मेल और फीमेल गैमेट्स को। तो यहाँ पर जो ये स्पेशलाइज सेल है वो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर मदर का नाम दे दिया गया। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बस ऐसे ही नाम दे दिया गया है। तो इसलिए इस नाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि यहाँ पे मदर सेल नाम क्यों आया। ये बेसिकली आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको बेसिकली लर्न करना है ये वाला पोर्शन। दोबारा सुनिए, जब हमारी माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हुई है तो हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड को हमने पोलर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल दोनों ही नाम देंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म PMC ही रहेगी।
अब एक बात ध्यान रखिए, अगर हम 120 की बात करें तो बोलेंगे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड, लेकिन हम अगर एक इंडिविजुअल एक की बात करें तो बोलेंगे हम पीएमसी और पीएमसी यानी कि पोलर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसका मतलब यह है माइक्रोस्पोर टेट्राड्स तो हो गया जितने भी सेल हमारी स्पोरोजीनियस टिश्यू की सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड में कन्वर्ट हुई, लेकिन पीएमसी और पोलर मदर सेल में छोटा सा डिफरेंस ये आ गया, हर एक माइक्रोस्पोर को इन्होंने पीएमसी यानी कि पोलर मदर सेल नाम दे दिया गया है। और अब माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें माइक्रोस्पोर टेट्राड में कितनी पीएमसी होती हैं, अगर हम एग्जांपल लेके चले तो माइक्रोस्पोर टेट्राड में 120 पीएमसी यानी कि पोलर मदर सेल होती है माइक्रोस्पोर टेट्राड में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, अगर स्पोरोजीनियस टिश्यू में 30 सेल्स है और ये 30 सेल्स माइटोटिकली डिवाइड कर रही हैं तो कितनी सेल्स बनेंगी, 120, जिनको नाम दिया हमने मेगास्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और माइक्रोस्पोर टेट्राड में कितने पीएमसी हैं, कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल है, कितने पोलर मदर सेल है, 120 पोलर मदर सेल। यानी कि बेसिकली माइक्रोस्पोर टेट्राड की डेफिनेशन ये भी है, द ग्रुप ऑफ पीएमसी और माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलर मदर सेल। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्या होगा, जो पीएमसी है वो मियोसिस प्रोसेस स्टार्ट करेगी। जब वो मियोसिस प्रोसेस स्टार्ट कर पोलन की फॉर्मेशन करेगी, उस टर्म को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब एक बात ध्यान रखना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की अगर डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाए, आप बच्चे ये लिख देते हैं द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, गलत। ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। डेफिनेशन है द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम पोलर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें, अब पीछे आ जाइए थोड़ा सा, माइक्रोस्पोर टेट्राड का नेचर क्या था, डेप्लॉइड इन नेचर। और डेप्लॉइड इन नेचर था तो यानी कि पीएमसी और हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल का नेचर क्या हुआ, उसका भी डेप्लॉइड इन नेचर हुआ, क्योंकि अभी तक तो मियोसिस अकर हुई नहीं है। अब जब पीएमसी यानी पोलर मदर सेल जो कि डेप्लॉइड इन नेचर है वो मियोसिस करेगी, तो हमारी माइक्रोस्पोर की जो फॉर्मेशन होगी यानी कि मेल गैमेट्स की जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, वो हैप्लॉइड इन नेचर होगी। ये बात आप ध्यान रखना। अब हमने ये तो सेट कर लिया कि भैया माइक्रोस्पोर ऐसे ऐसे बन गए। अब क्या होगा, लेकिन जो हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड, भाई पहले तो मियोसिस, जब मियोसिस होगी, मियोसिस कब होगी, मियोसिस होगी मैच्योर होने के बाद वे मेल गैमेट्स आपस में चिपके रहेंगे। तो जब आफ्टर डिहाइसेंस, डिहाइसेंस क्या होगा, एक बात ध्यान रखना, जब डिहाइसेंस होता है तो पोलन ग्रेन जो है पूरे उसके लिए यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए पूरे एक्टिव नहीं होते, वे होते हैं डिहाइसेंस के बाद एक्टिव। ये बात आप ध्यान रखना। यानी कि जो हमारे पोलन ग्रेन्स है वो पहले ही रिलीज हो जाएंगे और रिलीज होने के बाद मैच्योर होंगे। ये हम पढ़ेंगे फीमेल के केस में कि आगे क्या होगा। तो डिहाइसेंस प्रोसेस के बाद क्या होगा, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाएंगे। जो माइक्रोस्पोर आपस में चिपके हुए हैं यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दो, जो वे मियोसिस करेंगे, मियोसिस करने के बाद वे डिवाइड होंगे, लेकिन वे आपस में चिपके हुए होंगे। जब वे चिपके हुए होंगे तो वे बाद में डिवाइड करेंगे। जब बाद में वे डिवाइड करेंगे, कब डिवाइड करेंगे, डिहाइसेंस के बाद डिवाइड करेंगे आई होप, और फिर पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाएंगे। आप एक बार इस पूरे लेक्चर को दोबारा गो थ्रू कर लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, स्पोरोजीनियस टिश्यू जो कि डेप्लॉइड इन नेचर होंगे, उस स्पोरोजीनियस टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल्स होगी। उन ग्रुप ऑफ सेल, हर एक सेल माइटोटिकली डिवाइड करेगी और माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन करेगी जो कि डेप्लॉइड इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पोरोजीनियस टिश्यू में 30 सेल्स हैं, एक सेल माइटोसिस करने के बाद 4 सेल बनाती है, तो ओवरऑल कितनी सेल की फॉर्मेशन होगी, ओवरऑल 120 सेल की फॉर्मेशन होगी। और उन 120 सेल्स को हमने क्या बोला, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यूज कैपेबल टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब कि हर एक सेल जो है स्पोरोजीनियस टिश्यू की माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगी। ये फिक्स होता है, लेकिन ह्यूमन में फिक्स नहीं होता कि मेल में हर एक सेल स्पर्म बनाए और फीमेल में हर एक सेल ओवम बनाए। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये बात। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज द माइक्रोस्पोर टेट्राड इज पोटेंशियल पोलर माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसका मतलब जो है
जब माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हुई है तो हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड को हमने पोलर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल लिख दिया, लेकिन हमारी शॉर्ट फॉर्म पीएमसी ही लिखी जाती है, एमएमसी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखी जाती। ये बात आप ध्यान में रखना। ये बेसिकली एक फैक्ट है, थ्योरेटिकल फैक्ट है, इसमें कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि शॉर्ट फॉर्म हमेशा पीएमसी ही लिखी जाएगी, पोलर मदर सेल। अब जब पोलर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड इन नेचर है वो म्यूसिस करेगी, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी, उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जब डिहाइसेंस होगा तो मियोसिस प्रोसेस नहीं होगी, मियोसिस प्रोसेस होगी डिहाइसेंस के बाद। डिहाइसेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर इज नोन एज डिहाइसेंस। अब डिहाइसेंस के बाद क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है, जो माइक्रोस्पोर है, वो आपस में चिपके हुए होंगे। तो चिपके हुए होने का क्या मतलब है, उसमें मियोसिस अभी प्रॉपर्ली अकर नहीं हुई है। मियोसिस कब होगी, डिहाइसेंस के बाद। मियोसिस होने के बाद वे मैच्योर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हुई है। अब हम ये पढ़ते हैं कि कैसे जो है पोलन ग्रेन डेवलप होता है, यानी कि पोलन ग्रेन का बेसिकली डायग्राम। और उस डायग्राम को समझने के बाद आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा कि तो चलिए गाइस, अब हम पोलन ग्रेन का डायग्राम पढ़ लेते हैं। अब तक हमने ये पढ़ लिया कि पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे हुई है। अब हम ये पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन का बेसिकली डायग्राम पढ़ेंगे और उसके बारे में डिसएडवांटेज और एडवांटेज पढ़ेंगे। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोलन के डायग्राम के। अब यहाँ पर इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम हमने पोलन ग्रेन का बनाया है, ये कौन सी कंडीशन की बात करी हुई है, ये उस कंडीशन की बात करी हुई है जब मियोसिस अकर नहीं हुआ है, बल्कि पीएमसी से डायरेक्ट पोलन बन गया है। एक बात ध्यान रखना, जैसा कि हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि जो पोलन ग्रेन है वो फॉर्मेशन पीएमसी के द्वारा होगा, लेकिन जब वो पोलन ग्रेन बन जाएगा उसके बाद उसमें मियोसिस प्रोसेस चलेगी, उसके बाद ही मेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी, तब जाकर वो मैच्योर पोलन ग्रेन बनेगा। जो पीएमसी के द्वारा बनाया हुआ पोलन ग्रेन है वो अनमैच्योर होता है, बाद में जाकर वो मैच्योर होता है। अब वो देखते हैं कि वो कैसे होता है। अब इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में आपको पोलन ग्रेन दिखा हुआ है। ये पोलन ग्रेन में आपको 3 लेयर दिख रही होगी, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर है एक्साइल, उसके बाद है इंटाइन और उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ध्यान से देखिए, एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है और वो बेसिकली एक्साइन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्साइन का स्ट्रक्चर बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ होता है। वो एक्साइन जो है किसी भी पीएच में, चाहे बेसिक हो चाहे एसिडिक हो, हाई एसिडिक हो, वो नहीं ब्रेक होगी। इवन पानी में भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो वो एक्साइन की वजह से पोलन ग्रेन काफी समय तक, बल्कि कई सालों तक प्रिजर्व रहता है। किसकी हेल्प से, एक्साइन की हेल्प से। वो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर लेयर्ड होती है एक्साइन, ये बात आप ध्यान रखना। एक्साइन को पे किसी भी एंजाइम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, वो बहुत रफ और टफ होती है। दूसरी लेयर है इंटाइन, जो कि सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये बात आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत कुछ क्वेश्चन पूछ जाएगा। एक्साइन किसकी बनी होती है और इंटाइन किसकी बनी होती है। एंजाइम बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की और इंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की, और उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप ध्यान से देखिए, इस पोलन ग्रेन में एक तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और वैक्यूल्स प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म तो बेसिकली आपको पता है क्या होते हैं, लेकिन ये वैक्यूल्स क्या होते हैं। वैक्यूल्स एक पाउच टाइप स्ट्रक्चर होता है, थैलस टाइप स्ट्रक्चर होता है, शेपलेस स्ट्रक्चर होता है ये। और ये स्ट्रक्चर जो है बेसिकली अपने अंदर स्टोर फूड करता है, जो कि पोलन को मैच्योर करता है। ये बात आप ध्यान रखना। फूड किसके अंदर, यानी कि न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा पोलन ग्रेन को, उसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को स्टोर कर रखते हैं। तो एक बात, ये वैक्यूल्स जो इसके अंदर ये न्यूक्लियस पार्ट है, ये न्यूक्लियस पार्ट है जो कि मियोसिस करेगा। ये बात आप ध्यान में रखना, ये न्यूक्लियस पार्ट जो है मियोसिस करेगा। ये न्यूक्लियस पार्ट जो है मियोसिस बाद में करेगा। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। अब जो है क्या होगा, जब पोलन ग्रेन बन जाएगा और डिहाइसेंस अब डिहाइसेंस का टाइम आने लगेगा धीरे धीरे, तब क्या होगा, जो हमारा स्पोरोपोलिनिन है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा।
पहली सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल और दूसरी सेल का नाम है जनरेटिव सेल। दोबारा सुनिए, अब जो पोलन ग्रेन है वो दो सेल में डिवाइड हो गया है। पहली सेल का नाम वेजिटेटिव सेल, दूसरी सेल का नाम जनरेटिव सेल। अब ध्यान से देखिए, वेजिटेटिव सेल्स में तो वैक्यूल्स प्रेजेंट है और जनरेटिव सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, अब वेजिटेटिव पोर्शन बड़ा होता है और जनरेटिव पोर्शन छोटा होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक होल दिख रहा होगा और एक यहाँ पर भी होल दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम जंप पोर। ये मैं बेसिकली जब भी एक्सप्लेन कर लेता, लेकिन मैं अब जाकर एक्सप्लेन करूंगा। जंप पोर वो पोर्शन होता है जहां से पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब राइज होती है, वो पोर्शन जंप पोर होता है। और एक बात ध्यान रखना, जंप पोर के ऊपर इंटाइन नहीं होती, केवल पूरे पोलन ग्रेन में जंप पोर एक ऐसा पोर्शन होता है जहां पर इंटाइन नहीं होती। और जंप पोर कहाँ प्रेजेंट होता है, जंप पोर प्रेजेंट होता है जनरेटिव सेल में। क्यों? क्योंकि जनरेटिव सेल में ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो ये रहा हमारा जेनेटेटिव सेल और ये रहा हमारा जंपो जो कि जेनेटेटिव सेल में ही प्रेजेंट है। और अगर वैक्यूल्स यहाँ होता तो उससे कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि वो वेजिटेटिव सेल में है। तो ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लेना कि जंपोर हमेशा जेनेरेटिव सेल में ही प्रेजेंट होता है। अब वेजिटेटिव सेल में तो होते हैं वैक्यूल्स और जनरेटिव सेल में होता है न्यूक्लियस। इस सेल स्टेज को बोलते हैं हम टू सेल स्टेज, ये बात आप ध्यान रखना। अब ध्यान से देखिए, ये तो रहा हमारा वेजिटेटिव पोर्शन और ये रहा हमारा जनरेटिव पोर्शन। कितनी सेल है? दो सेल है, तो इन दो सेल्स को बोलेंगे हम टू सेल स्टेज। अब एक बात ध्यान रखना, मोस्टली 60% यानी कि मोर देन 60% जो एंजियोस्पर्म है वो टू सेल स्टेज में ही रिलीज कर देते हैं, डिहाइसेंस हो जाते हैं। लेकिन बचे 40% जो है वो थ्री सेल स्टेज में होते हैं। अब एक बात बताइए, जब टू सेल स्टेज में पोलिनेशन होगा तो उस टू सेल स्टेज पोलिनेशन में जो है मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो फर्टिलाइजेशन टू सेल स्टेज में नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा थ्री सेल स्टेज में। तो जो थ्री सेल स्टेज में रिलीज हो रहे हैं बेसिकली वे तो पोलिनेट कर जाएंगे, लेकिन जो टू सेल में स्टेज में रिलीज होंगे पहले वे थ्री सेल्ड में कन्वर्ट होंगे, फिर जाकर वे पोलिनेशन करेंगे। वे थ्री सेल्ड स्टेज में बोल रहा हूं जब से, ये है क्या। तो चलिए अब हम थ्री सेल्ड स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। अब हमने टू सेल्ड स्टेज तो देख लिया कि टू सेल्ड स्टेज होती क्या है, तो चलिए अब हम थ्री सेल्ड स्टेज देख लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, जो टू सेल स्टेज के अंदर न्यूक्लियस है वो मियोटिकली डिवाइड करेगा। अभी तक तो मियोसिस हुई नहीं, मियोसिस कब होगी? मियोसिस होगी टू सेल स्टेज के बाद। अभी तो केवल एमएमपीएमसी से पोलन ग्रेन बना है। पोलन ग्रेन बनने के बाद वो वैक्यूल से न्यूट्रिशन लेगा और टू सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद मियोसिस अकर होगी, ये बात आप ध्यान में रखना। अब जब उसके बाद मियोसिस अकर हुई है तो जो मेल एक न्यूक्लियस था उसने दो मेल गैमेट बना लिए। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि दो मेल गैमेट बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वे दो मेल गैमेट कहां से बने। वे दो मेल गैमेट जब पीएमसी यानी कि पोलर मदर सेल के माइटोटिकली डिवाइड करने पर बने। सबसे पहले ध्यान में देखिए, जब पीएमसी जो है एक पोलन बना लेगी, अब जब पीएमसी पोलन बना लेगी उसके बाद जो है टू सेल स्टेज आएगी, फिर जाकर मियोसिस प्रोसेस होगी जिसकी वजह से हमारे दो मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी मेल में। ये बात आप ध्यान में रखना। अब देखना कितनी सेल हो गई, एक सेल तो वैक्यूल हो गई। अब जनरेटिव सेल में दो सेल है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इसलिए हमने इसको बोला थ्री सेल स्टेज। ये बात आप ध्यान में रखना। एक सेल यहाँ पर बढ़ गई है इसलिए हमने उसको थ्री सेल स्टेज बोला है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे पोलन ग्रेन जो है एक अनमैच्योर पोलन ग्रेन मैच्योर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गया। एक्साइन और इंटाइन की किस चीज से बनी होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जंप पोल जनरेटिव सेल में ही होता है। जितने जितने एक एक पॉइंट हमने बताए हैं सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको ध्यान में जरूर रखें। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पोलन ग्रेन, कि पोलन ग्रेन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इसमें बेसिकली एक एग्जांपल दिया हुआ है, पार्थेनियम और कैरेट ग्रासेस। अब हमारे देश में वीट उगाए जाते हैं, तो एक वीट का एग्जांपल है। एक वीट जो है इंडिया में लाया गया, लेकिन उसके पोलन ग्रेन जो थे, उस वीट के जो पोलन ग्रेन होते हैं उन्होंने एलर्जी कोज कर दी। और एलर्जी कोज करने की वजह से मतलब बेसिकली जो पोलन ग्रेन है वो हार्मफुल भी होता है। अब एक स्किन डिजीज का नाम है जिसका नाम है टीनिया पेडिस, कुछ ऐसे ही कर नाम है उसका, मैं अभी एक्यूरेट नहीं हूँ। वो भी पोलन ग्रेन की वजह से ही होती है। तो जो जिनको ये डिसीज होती है
सॉरी वे प्लांट से दूर जाते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना। ये कि मैंने एग्जांपल देके बताया, ये वाला एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में, जिसको आपको याद करना। और एक बात ध्यान रखना, जो एलर्जीज होती है वो मोस्टली ब्रोंकियल होती है। ब्रोंकियल का मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। और ये पार्थ मीडियम और कैरेट गाजर का एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एग्जांपल को आप मत भूलना। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ, चलिए गाइस अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ पोलन ग्रेन। अब हमने एडवांटेजेस ऑफ पोलन ग्रेन में बेसिकली ये पढ़ना है, जो पोलन ग्रेन है वे न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, मतलब उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर वे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं तो इंग्लैंड ने एक टैबलेट इन्वेंट करी है जिसका नाम होता है बी पोलन। बी पोलन ये एक टैबलेट इन्वेंट करी है, और वो जो टैबलेट होती है वो एथलीट के द्वारा ली जाती है, और उस टैबलेट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये पोलन ग्रेन का एक फंक्शन जो है बेसिकली एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया हुआ है। इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन, तो आपको लर्न करना है। अब बेसिकली एनसीईआरटी ने वीट और राइस का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि वीट और राइस के जो पोलन ग्रेन है वो ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं हो पाते, लेकिन उनको जो है इतने सारे स्पीशीज हैं, इतने सारे अलग अलग वेराइटीज है मैंगो और राइस की, 16,000 50,000 वेराइटीज है हमारे पास। तो उनको प्रिजर्व कैसे करते हैं? उनको प्रिजर्व करते हैं पोलन बैंक में। अब वो कैसे प्रिजर्व करते हैं हम ये देखते हैं। अब जो राइस होते हैं, एग्जाम्पल लेके समझेंगे, वो लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर रहती है। उस टेम्परेचर पे जो पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है पोलन बैंक में, अलग अलग वेराइटीज के अलग अलग उसके। अब इसकी नीड क्या है? इसकी नीड ये है फॉर फ्यूचर जनरेशन, या फॉर एविडेंस, या फॉर अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के समय मान लो बहुत ज्यादा हमें दिक्कतें हो गई, बहुत कम पॉपुलेशन बची, तो उस कम पॉपुलेशन को दोबारा स्टेबल कैसे करेंगे? हम वो करेंगे पोलन बैंक की हेल्प से। बेसिकली पोलन बैंक का ही फंक्शन यही होता है कि डिजास्टर की वजह से अगर कोई स्पीशीज खत्म हो गई है, उसके पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके हम उसको दोबारा यूज करके एक न्यू प्लांट दोबारा उगा सकें। या और इसी तरह से जैसे पोलन प्रिजर्व होता है वैसे वैसे हैन के, काऊ के एग भी प्रिजर्व किए जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। अब पोलन बैंक में प्रिजर्व किए जाते हैं, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। तो चलिए आज हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। ये माना ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया। फीमेल जब हम फीमेल एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, तो इतना ही बड़ा लेक्चर होगा। ये बेसिकली ये चैप्टर में बड़े बड़े लेक्चर्स होंगे, क्योंकि काफी बड़े बड़े इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट इसमें पूछे जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे हैं तो इन्हें शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स को। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी प्लेलिस्ट का लिंक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का भी लिंक आपके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी वेरिफिकेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन जरूर करें, और मेरी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जिसमें हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।